नमस्ते बच्चों, कंटिन्यू कर दो ना। अच्छा ठीक। नाइन्थ क्लास का 2.3 जो है मार्क ट्वेन, इस पार्ट को देखने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले इस पार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं आप लोगों को। जाहिर है ये शुरुआत जो है हो चुकी होगी, फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। मार्क ट्वेन जो है ये एक लोकप्रिय अमेरिकी लेखक जिनका नाम है सैमुअल लॉन्गरन क्लेमेंस, इनका एक उपनाम है। ये जो है हास्य कहानियां, उपन्यास तथा अन्य प्रकार के लेखन के लिए जाने जाते हैं या फिर प्रसिद्ध है। मार्क ट्वेन जो है प्रतिदिन की उनका जो संभाषण है, उनकी जो मार्मिक शैली है, उसमें उनका दर्शन हो जाता है। तो पेज नंबर जो है 44, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, उसको हम लोग अभी शुरुआत करते हैं। वन डे, पहले हम लोग सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफ 2 मैं आप लोगों को हिंदी में समझा दूंगा। वन डे, हेनरी Irving, in the midst of telling Mark Twain a humorous story, abruptly stopped and examined his friend's face. "You haven't heard this, have you?" he asked. Twain assured him that he had not. When, sometime later, Irving again paused the question, Twain again reassured him. Then, approaching the climax, Irving broke off once more. "Are you quite sure you haven't heard this?" he demanded suspiciously. "I can lie once," Twain finally replied. "I can lie twice, for courtesy sake, but I draw the line, dear. I can't lie the third time at any price. I not only heard the story, I invented it." तो बच्चों, यहाँ पर जो मार्क ट्वाइन है, इनके बारे में इन्होंने जो लिखा है इस पैराग्राफ में कि एक दिन मार्क ट्वाइन जो है एक मनोरंजक किस्सा बताते हुए जो उनके मित्र है हेनरी एरविंग, वो अचानक बीच में रुक गए और अपने मित्र का जो चेहरा है उसे देखकर उन्होंने पूछा कि तुमने ये कहानी इससे पहले सुनी है ना? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कह रहे हैं, वेन ने कहा कि उन्हें विश्वास दिलाया और कहा कि नहीं, मतलब वो जो कहानी है वो उन्होंने इससे पहले नहीं सुनी है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब उनके मित्र जो है वो एरविंग पुनः रुक जाते हैं और उन्होंने वही प्रश्न जो है वो फिर से पूछा, तो मार्क ट्वेन जो है उन्होंने फिर वही उत्तर दिया। फिर कहानी का जो अंत है वहां तक वो पहुंचते हैं
और अंत बताते समय जो है आयरविंग जो है वो रुके और उन्होंने कुछ अंदेशा व्यक्त करते हुए पूछा, आपको सच में यह बात जो है नहीं मालूम है ना? मतलब जो कहानी वो बता रहे हैं वो उन्हें पता नहीं है ना? फिर से वो पूछते हैं। तो उसके ऊपर वो बता रहे हैं कि मैं एक बार झूठ बोल सकता हूँ। आई कैन लाई वंस। एक बार मैं जो है झूठ बोल सकता हूँ। ट्वेन ने अंत में कहा कि शिष्टाचारवश 2 बार झूठ बोल सकता हूँ मैं। मतलब वो एक बार झूठ बोल सकते हैं, आई कैन लाई वंस। उसके बाद दूसरी बार भी वो झूठ बोल सकते हैं, पर इसके बाद मैं रुक जाता हूँ। मतलब जब तीसरी बार वही बात झूठ बोलने की आती है तो वो रुक जाते हैं। तीसरी बार किसी भी स्थिति में मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने यह कहानी सुनी है और इस कहानी की जो रचना है वो भी मैंने ही की है। I not only heard the story, I invented it. मतलब उनके जो मित्र है वो जो कहानी उन्हें सुना रहे हैं वो कहानी खुद मार्क ट्वेन जो है उन्होंने ही लिखी है। उसकी रचना जो है उन्होंने ही की है। तो ये इस तरह से मार्मिक रूप से जो है मार्क ट्वेन जो है ये उन्हें बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मार्क ट्वेन once proposed a plan for the improvement of English spelling. ये दूसरा किस्सा है मार्क ट्वेन का जो वो अगले पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहे हैं या बता रहे हैं। मतलब एक बार जो है मार्क ट्वेन जो है उन्होंने जो अंग्रेजी की स्पेलिंग होती है, जो वर्तनी होती है, ABCD A to Z जो है वर्तनी अंग्रेजी की, तो उसको सुधारने का या उसमें कुछ चेंज करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखते हैं। Mark Twain once proposed a plan for the improvement of English spelling. जो अंग्रेजी की वर्तनी है उसमें सुधारने का जो प्रस्ताव है उन्होंने किया। अब वो जो प्रस्ताव है वो किस तरह से है, कौन सी योजना उन्होंने बनाई या उनके मन में कौन सी योजना थी, तो वो अगले पैराग्राफ में वो बताते हुए कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल इन ईयर 1 दैट useless letter C would be dropped to the replaced either by K or S. I, likewise X, would no longer be part of the alphabet. The only case in which C would be retained would be the CH formation, which will be dealt with later. देखिए, तो इस जो वर्तनी जो है अंग्रेजी की, इसमें सुधार लाने के लिए वो क्या योजना बना रहे हैं वो उन्होंने यहाँ स्पष्ट रूप से बताया है। कि उदाहरण के लिए देखिए, पहले वर्ष 1 ईयर 1, तो पहले वर्ष में जो यूजलेस अक्षर मतलब जो अनुपयोगी अक्षर है सी, तो उस सी को उस वर्तनी से निकालकर, मतलब अल्फाबेटिकल जो है A to Z में जो सी है उस सी को निकालकर उसकी जगह के अथवा जो यस अक्षर है
ओ लिया जाए। देखिए बच्चों, फिर से बता रहा हूं कि अल्फाबेटिकल जो ए टू जेड वर्तनी है इंग्लिश की, उसमें जो सी अक्षर है, ए बी सी, बी के बाद आने वाला सी जो अक्षर है उसको निकाल लेना है और उसकी जगह के या फिर जाए। इसी तरह से आगे वो बता रहे हैं कि एक्स जो अक्षर है वर्णमाला में, उस एक्स अक्षर को वर्णमाला से एकदम निकाल दिया जाए, उसको रखना ही नहीं है एक्स अक्षर को। अब सी जो अक्षर है उसका प्रयोग वही करना चाहिए जहां पर सी एच, ये जो दो अक्षर है उसका मेल होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो बताना चाह रहे हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने क्या किया है, सी को हटा देना है, उसकी जगह के या यस लेना है। और सेकंड लाइन में वो बताते हैं कि एक्स जो है उसको बिल्कुल वर्णमाला से, अल्फाबेटिकल जो है वो निकाल ही लेना है। और जो सी अक्षर है जिसको निकाल लेना है, उस सी अक्षर वहां पर इस्तेमाल करना है जहां पर सी एच जो दो अक्षर एक साथ मेल होता है, वहां इस अक्षर को लगाना है। अर्थात जहां पर ये अक्षर साथ आते हो वहीं इसका प्रयोग होना चाहिए, और इसके बदले में आने वाले जो है उसका निश्चय बाद में। तो इस तरह से ये जो चेंजेस है अल्फाबेटिकल जो वर्णमाला में, जो अंग्रेजी वर्तनी है उसमें वो करना चाह रहे हैं। अब आगे देखिए कि ईयर टू might reform W spelling so that which and one would take the same consonant, while year 3 might well abolish Y, replacing it with I, and year 4 might fix the G, oblige, anomaly, once and for all। देखिए इसमें कुछ शब्द जो है उसमें उन्होंने अभी चेंजेस किया है। देखिए कंसोनेंट, यहाँ पर एक शब्द आया है, उन्होंने सी की जगह जो है वो के का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ये चेंजेस जो है वो करना चाह रहे हैं। जनरली देखिए, जनरली जो है उसमें उन्होंने जे जो है उसका इस्तेमाल किया है। जनरली देन द इम्प्रूवमेंट वुड कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर कंटिन्यू जो है सी से शुरू होना चाहिए, कंटिन्यू जो शब्द है, लेकिन वहां उन्होंने सी की जगह क्या किया है, के का इस्तेमाल किया है। कंटिन्यू ईयर बाय ईयर। ईयर देखिए, ईयर में भी क्या है, उन्होंने वाई, ईयर में क्या आता है, वाई आता है, लेकिन वाई की जगह उन्होंने आई जो है उसका इस्तेमाल किया है। तो जनरली देन द इम्प्रूवमेंट वुड कंटिन्यू year by year with year 5 doing away with useless double consonant, and year 6 to 12 also modifying vowels and the remaining voiced and unvoiced consonant. By year 15 also it would finally be possible to make is or the
Redundant literacy Y and X while no just a memory in the managed or would desire to replace CH, SH and TH respectively. तो यहाँ पर देखिए तो वो कैसे उन्होंने बताया है। तो जो ईयर 2 जो है मतलब वर्ष जो दूसरा जो है उसमें वो क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं वो उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो उनके नजरिए से जो दूसरा वर्ष जो है पहला वर्ष तो हो गया है, पहले वर्ष में सी को निकालना है और उसकी जगह के लेना है या यस लेना है या फिर एक्स जो है उसको निकाल देना है। दूसरे वर्ष में उन्होंने ये बताया है कि जो डब्ल्यू जो है डब्ल्यू तो डब्ल्यू की जो वर्तनी जो है उसमें सुधार करना चाहिए जिससे विच और वन जो है ये दोनों शब्द एक ही व्यंजन से शुरू हो। देखिए फिर से बता रहा हूं कि डब्ल्यू की जो वर्तनी है तो उसमें विच और वन जो है विच एंड वन तो ये दोनों शब्द जो है वो एक ही व्यंजन से शुरू होने चाहिए। उसके बाद तीसरा जो वर्ष है उसमें वो बता रहे हैं ईयर 3 में कि जो वाय अक्षर है वाय वर्तनी में जो वाय आता है तो वो वाय अक्षर को पूर्ण रूप से हटाकर उसकी जगह आय अक्षर लिया जाए। जैसे कि अब उन्होंने पहले ही पैराग्राफ में बताया था कि जो वर्तनी में एक्स अक्षर है एक्स तो उसको पूरी तरह से वर्णमाला से एकदम निकाला जाए। उसी तरह से सेम बिल्कुल वैसे ही उन्होंने वाय के बारे में सोचा है कि वाय में क्या बदलाव होना चाहिए कि उसको वर्णमाला से बिल्कुल निकाल देना चाहिए वाय को और निकालने के बाद वाय को निकालने के बाद उसकी जगह आय अक्षर लेना चाहिए। देखिए और उसके बाद ईयर 4 मतलब देखिए यहाँ पर उदाहरण ईयर ईयर का स्पेलिंग आप लोगों को जैसे कि दिख रहा होगा। ईयर का क्या स्पेलिंग होता है कि YEAR बराबर। लेकिन वहां यहाँ पर उन्होंने ईयर्स का स्पेलिंग क्या लिया है कि IEAR ईयर 4। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को ये देखिए ईयर 4 मतलब वाई की जगह उन्होंने आई लिया। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को उनका ये मानना था कि वर्णमाला से जो वाई अक्षर है वो पूरी तरह से हटा दिया जाए और उस अक्षर की जगह मतलब वाई की जगह आय अक्षर लिया जाए। अगर आय अक्षर हम लोग लेते हैं तो ये इसका स्पेलिंग हो जाएगा IEAR जबकि सही स्पेलिंग क्या है YEAR। लेकिन ये मार्क ट्वेन जो है उनका ये बदलाव है उनके मन में ये विचार था इसलिए उन्होंने ये बदलाव करना चाहा है। तो Y को हटा दीजिए और Y की जगह आय अक्षर जो है वो लेना चाहिए। उसी तरह से ईयर 4 चौथा जो वर्ष है बदलाव का उस बदलाव के चौथे वर्ष में उन्होंने और कुछ सुझाव दिए हैं। तो वो सुझाव ये है कि ईयर 4 में देखिए जे जो है जे एब्लिक सॉरी जी एब्लिक जे तो इसकी जो गड़बड़ी है उसको उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। तो जे एब्लिक
जी एब्लिक जे जो है, इसकी गड़बड़ी हमेशा के लिए ठीक हो जानी चाहिए, ये उनका मानना है। तो ये कैसे ठीक होगी, इसके लिए भी उन्होंने कुछ बताया है। उसके बाद साल दर साल सुधार जो है, चेंजेस जो है, वो होता रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अर्थात ईयर 5 जो है, वर्ष 5वां, उसमें वो बताना चाह रहे हैं कि शब्दों के जो डबल यानी दोहरे व्यंजन हैं, उसको हटाया जाए। हटाने के बाद क्या करना है, वो भी सुझाव उन्होंने यहाँ दिया है कि जो दोहरे व्यंजन है, उसको हटाने के बाद उसकी जगह जो अनुपयोगी जो दो व्यंजन हटाना हटाना है, उसकी जगह वो कुछ और बदलाव लाने का सोच रहे हैं। आगे जाकर वो बताना चाहते हैं कि ईयर 6 to 12, मतलब 5 साल तक उन्होंने ये वर्णमाला जो है, इसमें इस तरह से बदलाव होना चाहिए, इस तरह से सुझाव उन्होंने दिया है। किसने? मार्क ट्वेन ने। लेकिन आगे जाकर ईयर 6 to 12, 6 से 12 जो साल है, उसके आसपास स्वर और शेष बचे हुए जो व्यंजन हैं, उनको भी बदला जाए। देखिए, बड़ा ही रोमांचक और मतलब जो लेखक है मार्क ट्वेन, वो मशहूर ही है हास्य कहानियां या उपन्यास लिखने में। तो ऐसा ही जो रोमांचक जो है, वो वर्णमाला के बारे में वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। 6 से 12 में जो साल है, ईयर 6 to 12 में, वो चाहते हैं कि स्वर और शेष बचे हुए जो व्यंजन है, उनको भी पूरी तरह से बदला जाए। आगे जाकर ये तो 12 साल तक हो गया। उसके बाद 15वें वर्ष में ईयर 15 जो है, ईयर 15, तो इस ईयर 15 तक, मतलब 15 साल आने तक, सी और वाई तथा एक्स जैसे जो अनावश्यक अक्षर है, उसका सी एच और एस एच तथा टी एच अक्षरों के पर्याय के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात जो है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। 15 साल आने तक वो सी, वाई तथा एक्स जे जो है, ऐसे अनावश्यक मानते हैं वो इन अक्षरों को। तो इन अक्षरों को पूरी तरह से वर्णमाला में से हटा देना चाहिए और उसकी जगह जो है सी एच, एस एच और टी एच जो है, इन अक्षरों का पर्यायी रूप से उपयोग किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। जो अब तक वयस्क जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग जो है, उनकी स्मृति में, उनके ध्यान में अच्छी तरह से रह सके या रहे, ऐसा उनका मानना है। तो इस तरह से उन्होंने ये चेंजेस जो है वर्णमाला में, वो बताने की कोशिश की है। आगे देखते हैं कि फाइनली, देखिए यहाँ पर फाइनली फाइनली पहला ही जो अक्षर है, देखिए शब्द जो है पहला, सॉरी, तो उसका स्पेलिंग देखिए, एल वाई होना चाहिए फाइनली में, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, FAINALI, फाइनली। तो ये इसे हम लोग जो है वो फाइनली ही पढ़ेंगे। फाइनली जैन
affect same 20 years or graft reform, we would have a logical, coherent spelling is used. X reward से English speaking word. देखिए बड़ा ही मतलब कठिन शब्द उन्होंने यहाँ पर तैयार की है। तो इस प्रकार अंत में जो है 20 वर्ष तक जो शुद्ध लेखन प्रणाली में सुधार और नवीन रचना के बाद जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उनमें जो तर्क शुद्ध तथा जो सुसंगत जो शब्द है घटक वर्ण, तो वो शुद्ध वर्तनी जो है, जो जिसे हम लोग शुद्ध वर्तनी वो मानते हैं कि वो शुद्ध वर्तनी रहेंगी। चेंजेस 20 साल तक चेंजेस करने के बाद जो वर्तनी तैयार होगी, अंग्रेजी वर्णमाला जो तैयार होगी, वो तर्क शुद्ध और सुसंगत शब्दों से तैयार होगी और ऐसी शुद्ध और सुसंगत शब्द वाली वर्तनी जो है हमें 20 साल के बाद, 20 वर्ष के बाद हमें प्राप्त होगी, अगर जो मार्क ट्वेन जो है लेखक जो है उनके अनुसार ये 20 साल तक चेंजेस करते हैं। तो इन 20 साल के चेंजेस के बाद जो वर्तनी का आउटपुट निकलेगा, जो वर्तनी हमें मिलेगी 20 साल के बाद चेंजेस करने के बाद धीरे धीरे, तो वो वर्तनी जो है, वर्णमाला जो है अंग्रेजी की, वो तर्क शुद्ध और सुसंगत शब्दों के साथ हमें मिल सकती है, अगर उनके नजरिए से, उनके मानने से या उनके तरीके से अगर ये जो बदलाव उन्होंने बताया है अंग्रेजी, तो वो अगर करते हैं तो हमें इस तरह से 20 साल के बाद ये वर्णमाला हमें मिल सकती है। आगे जो है वो बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में। मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ। कंटिन्यू कर रहा हूँ। वन डे, आगे देखते हैं आगे वो क्या बता रहे हैं कि वन डे ड्यूरिंग हिज टेनर एज द एडिटर ऑफ अ स्मॉल मिसौरी न्यूज़पेपर, Mark Twain received a letter from a reader who had found a spider in his paper. He wondered whether his pretended good or bad luck. Finding a spider in your paper, Twain replied, is neither good luck nor bad. The spider was merely looking over our paper to see which merchant was not advertising, so that he could go to that store, find his way across the door, and lead a life of undisturbed peace ever afterwards. देखिए आगे जो है वो बता रहे हैं कि एक दिन कुछ और किस्सा बता रहे हैं कि एक दिन एक छोटे समाचार पत्र में संपादक के रूप में काम करते हुए जो है मार्क ट्वेन को एक
जो पाठक है, पढ़ने वाला, उसका पत्र मिला। और उसके बाद अखबार में एक मकड़ी मिली। अखबार जो है उसके अंदर एक मकड़ी भी मिली उस पत्र के साथ। उसने पूछा कि यह शुभ शकुन है या अपशकुन है। जो मकड़ी उन्हें मिलती है, वो उस मकड़ी का जो मिलना है वो क्या है, शुभ शकुन है या अपशकुन है। मार्क ट्वेन जो है उन्होंने पत्र का उत्तर दिया जब वो एक छोटे से समाचार पत्र के संपादक के रूप में काम कर रहे थे। उस समय का एक किस्सा है। तो उस पाठक ने जो प्रश्न पूछा था उस पर ये बड़ा ही हास्यास्पद जो है उत्तर दे रहे हैं कि समाचार पत्र में मकड़ी मिलना शुभ शकुन भी नहीं है और अपशकुन भी नहीं है। देखिए बच्चों, तो वह मकड़ी जो है वो समाचार पत्र में यह देख रही थी कि कौन सा व्यापारी अखबार में अपना जो विज्ञापन है वो नहीं दे रहा है। बड़ी ही मनोरंजक बात है यहाँ पर। देखिए, बड़ा बड़ा ही अच्छा सा जवाब उन्होंने दिया है कि वो मकड़ी अपशकुन भी नहीं है और शुभ शकुन भी नहीं है, बल्कि वो मकड़ी ये बात देख रही है कि ऐसा कौन सा व्यापारी है जिसने ये जो अखबार है उसमें विज्ञापन नहीं दिया है, जिससे वह उस दुकान में जाए और वहां दरवाजे पर अपना जाला बुने और बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन, वो जो मछली है उस व्यापारी जो दुकानदार है वहां पर बिता सके अपना जीवन। तो इस तरह से वो अगले पैराग्राफ में ये जवाब दे रहे हैं। आगे वो बता रहे हैं कि मार्क ट्वेन्स बर्थ इन नवंबर 1835 was heralded by the return of Halley's comet. Twain, who often remarked upon his curiosity, come to think of himself and the comet as uncountable tracks cosmically linked, having come in together, he declared they would go out together. In fact, Twain was drawn right on the night of his death in April 1910. Halley's comet once again blades through the sky. देखिए, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आगे वो अपने पाठ में लिख रहे हैं कि मार्क ट्वेन जो है उनका जन्म जो है उनका जन्म और जो हाले का जो धूमकेतु है, तो उससे ये कनेक्शन दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है कि मार्क ट्वेन का जन्म और हाले का जो धूमकेतु है उसका पुनरागमन जो है, दोनों ही सन 1835 के नवंबर इस महीने की विशेष घटना जो है जानी जाती है। जिस समय उनका जन्म हुआ था उसी समय नवंबर के महीने में सन 1835 में जो हल्ले का धूमकेतु है उसका पुनरागमन हुआ था। ये घटना है और इसी संयोग के साथ या इसी संयोग के लिए मार्क ट्वेन को हमेशा ऐसा लगता है कि वे स्वयं खुद और धूमकेतु दोनों ही विलक्षण घटनाएं हैं। देखिए कि मार्क ट्वेन जो है उनका जन्म भी एक विलक्षण घटना मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसी दिन जो है, उसी महीने में, उसी साल में जो हले का धूमकेतु है ये भी बहुत बड़ी घटना है, तो इसका पुनरागमन हुआ था, तो ये भी बहुत बड़ी घटना है। तो इसी को जोड़ते हुए तो मार्क ट्वेन का जो जन्म है
वो भी एक बहुत बड़ी विलक्षण घटना है, ऐसा वो मानते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि इस इन दोनों का वैश्विक संबंध है और दोनों के इस संसार में एक साथ आने के कारण वे दोनों साथ ही समय पर इस संसार से, इस दुनिया से चले जाने वाले हैं। देखिए, आए तो साथ-साथ है और उनका मानना ये है कि जब वो इस दुनिया से, इस संसार से चले जाएँगे, तो दोनों एक साथ ही जाएँगे। दोनों का मतलब कौन? कि मार्क ट्वेन और जो हाले का जो धूमकेतु है, वो दोनों के दोनों इस संसार में आए तो एक साथ ही है। देखिए बच्चों, यहाँ बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे हैं वो। आए दोनों एक साथ ही है, लेकिन इस संसार से जब वो विदा होंगे, चले जाएँगे इस दुनिया से, तो दोनों के दोनों एक साथ ही चले जाने वाले हैं, ऐसा उनका मानना है, ऐसी उनकी धारणा है। और देखिए आगे जाके क्या होता है कि सचमुच मार्क ट्वेन जो है, इनका जो भविष्य कथन है, उन्होंने जो बात कही थी कि धूमकेतु के आने की, उनके जन्म की और उनके जाने की जो बात उन्होंने कही है, ये बिल्कुल उचित निकली। आगे जाके क्या होता है कि सन 1910 में 10 के अप्रैल महीने में जिस रात को उनका निधन हुआ, किसका? मार्क ट्वेन का। सन 1910 अप्रैल का महीना था और उस अप्रैल के महीने में मार्क ट्वेन जो है, इनका निधन हो जाता है रात में। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि हाले का जो धूमकेतु है, वो फिर से आकाश में जगमगा जाता है। देखिए, मतलब उन्होंने जो बात कही है, in fact Twain was born right on the night of his death in April 1910. Halley's comet once again blazed through the sky. एक बार हले का जो धूमकेतु है, वो फिर से आकाश में जो है वो जगमगाता जाता है। मतलब उन्होंने जो बताया है वो सचमुच वैसे ही हुआ है। यहाँ पर कुछ सम कोटेशंस दिए हैं, तो वो उसको हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, समय थोड़ा सा कम है। अप्रैल फूल्स डे, पहला जो कोटेशन है, दिस इज द डे अपॉन व्हिच वी आर reminded of what we are on the other 364। मतलब अप्रैल जो है, अप्रैल फूल का जो दिन है, तो उसके बारे में बताया कि अन्य सभी 364 दिनों में हम कैसे कौन थे उसकी याद दिलाने वाला ये दिन होता है। सेकंड दिया है, अ मैन कैन नॉट बी कंफर्टेबल विदाउट हिज ओन अप्रूवल। मनुष्य जो है वो अपनी खुद की जो स्वीकृति है उसके सिवा निश्चित नहीं रह सकता है। थर्ड दिया है कि a man cannot be sorry, थर्ड जो है, a person with a new idea is a crank until the idea succeeds। तो तीसरा जो है वो बताया कि मनुष्य को जब तक नई जो कल्पना है उससे सफलता नहीं मिलती, तब तक वह जो है इस कल्पना से विकसित रहता है, ऐसा वहां पर बताया। और जो है, एज इज एन इशू ऑफ माइंड और मैटर, इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। देखिए, फोर्थ में जो है, जो आयु जो होता है, अपना जो आयु का जो मुद्दा जो है, वो शरीर के बजाय मन द्वारा, अपना जो मन है उसके द्वारा मानने न मानने पर आधारित है। आप मानते हैं अगर तो महत्वपूर्ण है, वरना उसका कोई मतलब नहीं है, वो गौण होता है। फिफ्थ बताया है कि ऑल generalizations are false including this one। मतलब सभी जो सामान्यकरण गलत होता है,
सभी जो सामान्यकरण, तो वो क्या होता है, जनरलाइजेशन मतलब सामान्यकरण, वो गलत होते हैं। इस साधारणीकरण सही वो गलत होता है। फिफ्थ जो है, सिक्स जो है, वो बी केयरफुल अबाउट रीडिंग हेल्थ बुक, यू मे डाई ऑफ मिसप्रिंट। मतलब जो इसका मतलब यहाँ पर ये बताया है कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो पुस्तकें हैं उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए या पढ़े। गलत जो मुद्रण होता है, छपाई जो होती है, मुद्रण मतलब छपाई, प्रिंट, गलत जो छपाई है वो गलत छपाई दोष के कारण आपकी जान भी जा सकती है। इससे मतलब लेंगे कि अगर कोई ऐसा प्रिंट हो गया है जो गलत है और वो हम लोगों ने पढ़ लिया है स्वास्थ्य संबंधी किताबें से, तो उससे हमारी जान भी जा सकती है। और उसके बाद उन्होंने आगे बताया कि बी केयरलेस इन योर ड्रेस इफ यू विल बट कीप अ टिडी सोल। देखिए, मतलब आप अपनी जो पोशाक है भले ही गंदी रहने दे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही है कि लेकिन पर अपनी जो आत्मा है वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए, स्वच्छ रहनी चाहिए। पोशाक भले ही हमारा गंदा हो, अच्छा ना हो, फटा पुराना हो, लेकिन हमारा जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो हमेशा अच्छी। अच्छा बताओ बताओ, कुछ डाउट्स है? एक लाइन ले लेता हूँ क्लास से। हाँ बोलिए बेटा। गाना बिना हाँ बोलो। हेलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा, आवाज सुनाई दे रही है, एक मिनट। अच्छा सर, जैसे मतलब अगर गाइड से उत्तर याद करेंगे तो पेपर में देंगे तो मतलब सही माना जाएगा? गाइड से? हाँ हाँ, वो जो प्रश्न है उसका तो सही आंसर गाइड में होता है। उसे भी अगर याद करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो थैंक सही माना जाएगा। लेकिन लिखना सही होना चाहिए। अगर सही लिखोगे प्रश्न का उत्तर तो वो सही माना जाएगा। चाहे गाइड से लिखिए, किताब से लिखिए, हाँ, या कई कुछ और संसाधन है उससे लिखिए, लेकिन जो भी लिखोगे वो प्रश्न का जो जवाब है वो सही होना चाहिए, तो सही माना जाएगा। हाँ? और किसी को डाउट है? यू। ओके ओके, स्नेहा, स्नेहा कुछ पूछना चाह रही है। हाँ बेटा बोलो। सर वोवेल्स मतलब? हाँ सर वोवेल्स मतलब? वोवेल्स मतलब बेटा स्वर, जो वर्ण होता है ना उसमें स्वर होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, तो वोवेल्स मतलब स्वर है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। हाँ सर, तो खत्म किया जाए। सर टुगेदर मतलब? हाँ बोलो बेटा। सर टुगेदर मतलब? टुगेदर, टुगेदर हाँ पूछना सर। चाह रहे हो? हाँ, टुगेदर का मतलब होता है कि साथ में या एक साथ, हमेशा के लिए जो होते हैं। टुगेदर फॉर एवर बोलते हैं ना, तो टुगेदर का अगर शब्द से हम लोग मतलब लेंगे तो साथ में, इस तरह से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। हाँ? और किसी को कुछ, आज जो है हम लोगों ने 9th क्लास जो है, उस 9th क्लास का जो
2.3 जो है तो उसमें मार्क ट्वेन जो है उस लेसन को हमने आज पढ़ा है और बड़े ही मतलब बच्चों जो है उन्होंने भी अच्छे से रिएक्ट किया, कुछ प्रश्न पूछे, उन बच्चों का जो कुछ भी उनका प्रॉब्लम्स था या डाउट्स थे उसको भी क्लियर किया है। तो आज हम लोग यहाँ पर ये सेशन जो है वो खत्म करते हैं। सभी को धन्यवाद।